to Honeybee Network, giving voice, visibility and velocity. Voice, visibility and velocity to the ideas in both formal and informal sector. सबसे पहले तो इस बात की कि NBRI ने नेशनल पोटेंशियल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने पिछले कुछ सालों में लोगों के पास ऐसी तकनीकों को पहुंचाने में बहुत तेज़ी बढ़ाई है जिनसे उनकी आमदनी बढ़े, जिनसे हमारे संवर्धन हो जैविक साधनों का, और जिनसे समाज को पता चले कि विज्ञान और तकनीक किस तरह से उनके जीवन को प्रभावित करती है और जीवन को बदल सकती है। इस बारे में काम तो काफ़ी पहले से हो रहा था, लेकिन अभी उसमें बहुत गति आई है। बहुत सारे उद्यमियों को टेक्नोलॉजी गई, मुझे बहुत खुशी हुई और मुझे लग रहा है कि एक पूरा नेटवर्क बनेगा देश के अंदर जो बॉटनी डिपार्टमेंट्स हैं, कॉलेज हैं, उनके विद्यार्थियों का, क्योंकि एनबीआरआई की भूमिका सिर्फ लखनऊ या सिर्फ सीएसआईआर तक सीमित नहीं रह सकती। पूरे देश के जो विद्यार्थी हैं, उन सबको पढ़ाना, उन सबको समाज के साथ जोड़ना और उन सब के ज़रिए समाज की जानकारी को यहाँ तक लाना, हनीबी नेटवर्क उसमें उनका भागीदार बनेगा और इस ज्ञान से हम नए-नए एंटरप्रेन्योरशिप पैदा कर पाएँगे। आज मेरी बातचीत का जो मुद्दा था वो यही था कि कैसे हम उद्यम लगवाएँ जैविक साधनों पर आधारित, और जिनमें हम औपचारिक विज्ञान और अनौपचारिक विज्ञान या जानकारी जो लोगों की है उसको मिलाकर नए अवसर जीवन के पैदा कर सकें। सर, आपने अपने भाषण में चीज कही कि जो भुट्टे के बाल होते हैं उसको आम जनमानस किस तरीके से अपने प्रयोग में बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम फेंक देते हैं, जैसे भुट्टे के जो बाल होते हैं, आप भुट्टा खाते हैं, आपको नहीं पता कि कीमत उन बालों की भुट्टे के दानों से ज़्यादा है, क्योंकि वो हमारे किडनी में पत्थर नहीं पैदा होने देते, वो हमें प्रोस्टेट के लिए महिलाओं को यूटीआई की प्रॉब्लम नहीं होने देते। मैं रोज़ सुबह उसकी चाय पीता हूँ, वही अपनी चाय के अंदर वो बाल डालता हूँ। तो मैं सबसे अनुरोध करूँगा कि ऐसी चीज़ें हैं, आम की गुठली है, फेंक देते हैं, गुठली के अंदर जो कर्नल होता है, जो बीज होता है, उसको सुखाकर वो कितना गुणकारी है, आम से ज़्यादा आमदनी उस गुठली से है, लेकिन हम लोग तो उसको उतना इस्तेमाल नहीं करते उत्तर प्रदेश में। गुजरात में लोग करते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन कम करते हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका प्रयोग हम आज नहीं कर रहे हैं, किसान उनकी कीमत नहीं समझ रहे। महिला समूह हैं जो उनको अगर हम ऐसे साधन दे दें, तो वो उनके प्रोडक्ट बनाएँगी और आगे उनकी आमदनी बढ़ेगी। महिलाओं के हाथ में जो आमदनी आती है उसका ज़्यादा हिस्सा परिवार के कल्याण में खर्च होता है, बजाय पुरुषों के हाथ में वही आमदनी आए तो। इसलिए उनकी आमदनी बढ़ाना, उनके हाथों में आमदनी पहुँचाना, हम सबकी एक कोशिश होनी चाहिए समाज को अच्छा स्वस्थ बनाने के लिए। और ये भी बात मैंने कही आज कि जो अनौपचारिक विज्ञान है उससे नोबेल प्राइज़ तक मिला है लोगों को। तो इसलिए हम ये ना सोचें कि लोगों के साथ मिल के काम करेंगे तो शायद हमारा जो सम्मान है प्रशासनिक, हमारी जो कीमत है, हमारा जो प्रोफ़ेशन है, हमारा जो करियर है वो कम हो जाएगा। ना, ऐसी बात नहीं है, बल्कि दोनों विज्ञान जब जुड़ेंगे तो समाज के लिए और ज़्यादा उपयोगी हम काम कर पाएँगे। मुझे बहुत अच्छा लगा कि यहाँ कमल के फूल के सभी हिस्सों से नए-नए प्रोडक्ट बनाने की बात आई। उसकी जड़ों से, उसके पत्तों से चाय बनाई गई, उसके फूलों से, उसकी डंडियों से। तो ये जो एक शुरुआत है, एक कहना चाहिए कि पूरी वैल्यू चेन जो बन रही है, और उनका उन्होंने बड़ा अच्छा नाम दिया है, माइक्रो लेवल सर्कुलर इकोनॉमी, बायो सर्कुलर इकोनॉमी। मतलब कि कोई भी पदार्थ व्यर्थ नहीं होता है, उसका उपयोग हमें आना चाहिए, बस ये बड़ी बात है। और इसके लिए मेरे जो विचार थे वो उनकी जो उभरती हुई चिंता और उनका जो कार्य योगदान है उससे जुड़ते थे। तो इसलिए मुझे बहुत खुशी है कि ये काम आगे और बढ़ेगा और लोगों को, किसानों को जो साधन, जो खरपतवार होते हैं खेत के अंदर, हम फेंक देते हैं उनको, उनमें से कुछ हैं जिनकी सब्ज़ी बहुत बढ़िया बनती है, वो मज़दूर जानता है, मज़दूर का स्वास्थ्य उन्हीं पे आधारित है, और कुछ हैं जिनको जानवर नहीं खाते हैं, वो सब दवाई के पौधे हैं। इसका इस बात को ध्यान रखना है, कीड़ों को मारने के लिए रासायनिक दवाई क्यों इस्तेमाल करनी है? वो क्यों नहीं खाते जानवर उसको? क्योंकि वो कड़वे हैं, हमें कीड़ों को मारने के लिए क्या चाहिए? कड़वाहट। तो फिर बाज़ार से क्यों लानी है कड़वाहट? हमारे खेतों के आस-पास ही है ना उन पौधों में। तो इसलिए हमें कोशिश करनी है कि कम खर्चे से और टिकाऊ साधनों से हम अपनी ज़मीन का स्वास्थ्य बनाएँ, पर्यावरण का स्वास्थ्य बनाएँ, जैविक विविधता को बचाएँ और समाज को सुदृढ़ बनाएँ। सर नए रिसर्चर्स के लिए क्या कुछ करना है? देखिए, ऐसा है कि जहाँ कहीं ऐसी ज़रूरतें हैं जो अभी तक पूरी नहीं हुई, और ऐसी ज़रूरतें जिनको लोगों ने महसूस भी नहीं किया, उन तकलीफ़ों को हमें सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। थोड़ा समय उन लोगों के साथ जाकर रहना पड़ेगा। इमर्सिव लर्निंग बोलते हैं अंग्रेजी में इसको, यानी कि जो जहाँ पर तकलीफ़ है वहाँ जाके रहेंगे, तो हम महसूस कर पाएँगे उनका दर्द।
तो फिर संवेदना पैदा होगी और संवेदना से सृजनशीलता का जन्म होगा और सृजनशीलता फिर हमें उत्साह पैदा करेगी हमारे अंदर कि हम स्वांतः सुखाय की भावना से जीवन में आगे बढ़ें। अपनी खुशी के लिए काम कर रहे हैं, किसी कोई इनाम के लिए, किसी से सम्मान मिले इसलिए नहीं, लेकिन सम्मान मिलेगा। ये समाज हमारा बहुत आभारी समाज है। वो जब अच्छा काम होता है तो उसके लिए प्रोत्साहित करता है। मैं सभी युवा वैज्ञानिकों से अनुरोध करूँगा कि पूरे देश के जो बॉटनी के विद्यार्थी हैं, उनको एनवीआरआई से जोड़ने में मदद करें। इस गाँव के अंदर बहुत सारा ज्ञान है। इस पीढ़ी में जितना ज्ञान बुज़ुर्गों का ख़त्म हुआ, इतना पिछले 5000 साल में नहीं हुआ, क्योंकि परिवार बिखरने शुरू हो गए अब। इसलिए इस ज्ञान को बचाना और उसको विज्ञान से जोड़ना बहुत ज़रूरी अर्जेंट काम है, अत्यधिक महत्व का काम है, इसको हम इसमें देरी नहीं कर सकते। जब भी कोई वृद्ध माता, दादा-दादी जाते हैं तो उस दिन एक लाइब्रेरी खत्म हो जाती है, दफ़ना दी जाती है तो जला दी जाती है। तो हम कब तक कितनी पुस्तकालयों को जलाएँगे? तो इसलिए उस ज्ञान को बचाना और उसको उसके अंदर मूल्य वृद्धि करना, आने वाली पीढ़ी तक बचाना, ये हम सबकी सामुदायिक ज़िम्मेदारी है और युवाओं की इसके अंदर सबसे ज़्यादा भूमिका है, इसमें कोई दो शक नहीं हो सकता।